गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर और बोर्ड वगैरह दिख रहा है? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी को। और बोर्ड दिख रहा है? हेलो, रीना, अजय, जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने जो हम लोग अंग्रेजों की भारत विजय पढ़ रहे थे, उसमें अंग्रेजों की भारत विजय में हम लोगों ने ये देखा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल पर अधिकार किया, किस प्रकार से उन्होंने मराठाओं पर अधिकार किया, किस प्रकार से उन्होंने हैदर अली को हराया और मैसूर पर अधिकार किया। अब जब उन्होंने पूरे पूर्वी भारत पर और पूरे पश्चिमी दक्षिण भारत पर जब राज कर लिया था, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस स्थिति में आज जो चैप्टर है वो उत्तर भारत का है। छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा। तो आप यहाँ से कोशिश करिएगा कि जो दो चार क्वेश्चन है आपसे गलत ना हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये हमारा जो टॉपिक है इस प्रकार से कि हम इनको आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये उसी क्रम में है जिस क्रम में हम लोग आधुनिक भारत में अंग्रेजों की भारत विजय पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको सबसे पहले मराठा युद्ध बताया था, आंग्ल मराठा युद्ध, फिर मैंने आपको प्लासी और बक्सर का युद्ध बताया था, और उसके बाद मैंने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल ये कह सकते हैं हम कि आंग्ल सिख युद्ध। और आंग्ल सिख युद्ध बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, हमको सिर्फ छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि जो सिख धर्म जो था, जब ये कह सकते हैं हम कि जब मुगल कालीन जो साम्राज्य था भारत में, दिल्ली पर मुगल काल शासन कर रहा था, उस समय भारत में पंजाब वाला जो क्षेत्र था वहां पर एक नए धर्म का उदय हो रहा था, और उस नए धर्म का उदय जो हो रहा था उसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। उसमें 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को और औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर थे उनको फांसी की सजा दी थी। अर्थात इनके मध्य क्या है, संघर्ष चलता रहा था। तो इस पंजाब वाले क्षेत्र में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं बंदा बहादुर से और राजा रणजीत सिंह से। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। सिख धर्म को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो हम अभी जिस क्रम में चल रहे हैं अंग्रेजों की भारत विजय में, उस क्रम में हमको यहाँ पर दो चीजें देखना है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि बंदा बहादुर कौन था, बंदा बहादुर का थोड़ा सा इतिहास, और बंदा बहादुर कहाँ जाके समाप्त होता। उसके बाद उस पंजाब के क्षेत्र में राज करने वाला राजा रणजीत सिंह और इनके मध्य होने वाली दो युद्ध जो थे, जिन्हें हम आंग्ल क्या कह सकते हैं, हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको छोटी सी कहानी बंदा बहादुर की बताता हूँ। देखो, जब 1761 का मैंने आपको प्लासी का युद्ध बताया था, उस प्लासी के युद्ध में किस प्रकार से मराठा शक्तियों का ह्रास हुआ था। लेकिन यहाँ पर मराठा शक्ति का तो ह्रास हुआ था, लेकिन पंजाब में सिखों के लिए यह युद्ध जो था एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए, उनके लिए यह उपयोगी साबित हुआ। और इस प्रकार से जो पंजाब में शासन कर रहे थे सिख लोग, वो अलग अलग, हम उनको ये बोल सकते हैं मिसल्स, अलग अलग मिसल्स में करके वो 12 मिसल्स में बढ़ जाते हैं। और मिसल्स का मतलब होता है राज्य। तो छोटे छोटे मिसल्स में बढ़ जाते हैं, और इसमें दो जो महत्वपूर्ण मिसल्स रहते हैं, उसमें एक मिसल्स रहता है भंगी मिसल और दूसरा मिसल्स रहता है सुकेर चकिया मिसल। ये दो मिसल रहते हैं, एक रहता है भंगी मिसल और एक रहता है सुकेर चकिया मिसल। मिसल से मतलब आप ये समझना कि ये छोटे छोटे राज्य थे। अर्थात 1761 के बाद हम ये कहें कि जब 1761 के बाद पानीपत का युद्ध हुआ, तो सिख के लिए अपॉर्चुनिटी थी, और उन्होंने उत्तर भारत में 12 छोटे छोटे राज्य में, जिन्हें हम मिसल्स के नाम से जानते हैं, उसमें बढ़ गए। उसमें दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मिसल्स थे या राज्य थे, जिसमें एक भंगी मिसल था और एक सुकेर चकिया मिसल था। तो इस भंगी मिसल और सुकेर चकिया से ही क्वेश्चन आते हैं। सुकेर चकिया इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पहले
मैं आपको एक छोटी सी जगह और लेके चलता हूं जिसे हम बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। देखो, बंदा बहादुर जो था, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था? 1708 में। ठीक है, जब बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ था, सॉरी 1600 के आसपास इनका जन्म होता है। तो बंदा बहादुर का जब जन्म हुआ तो सिख धर्म को बचाने के लिए इस बंदा बहादुर एक बहुत बड़ा सेनानायक होता है, और इसका जो ओरिजिनल बंदा बहादुर का जो ओरिजिनल नाम रहता है वो रहता है लक्ष्मण देव। ओरिजिनल नाम इनका रहता है लक्ष्मण देव। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी जो मुलाकात है वो सिखों के 10वें गुरु जो रहते हैं, सिखों के 10वें गुरु से गुरु गोविंद सिंह से इनकी भेंट होती है। नांदेड़ महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक जगह पर सिखों के 10वें गुरु जो रहते हैं गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात होती है, और वहीं से ये अपने आप को गुरु गोविंद सिंह का मतलब चेला मान लेते हैं या उनका शिष्य मान लेते हैं। इसलिए इनका नाम जो हो जाता है वो होता है गुरु का बंदा। गुरु का बंदा मतलब गुरु गोविंद सिंह का शिष्य अर्थात उनका बंदा। तो यहां से क्या होता है कि ये बंदा बहादुर के नाम से जाने जाने लगते हैं। एक नाम इनका गुरु बख्श सिंह भी था। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो लक्ष्मण सेन था। ठीक है, इनका एक नाम और क्या था? तो गुरु बख्श सिंह था। बंदा बहादुर इनका नाम कैसे पड़ा? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे उनसे इनकी मुलाकात हुई, उनके ये शिष्य बन गए, तो इन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, इसलिए इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा था। ठीक है, तो इन्हें सिख धर्म का प्रथम राज्य स्थापित करने का राजनीतिक, हम ये कह सकते हैं राजनीतिक नेता कहा जाता है। बंदा बहादुर को सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता कहा जाता है, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना के लिए सिख धर्म का नहीं, सिख राज्य का विस्तारित करने के लिए इन्होंने अनेक लड़ाई भी लड़ी। लेकिन हमको यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इतना ही क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, बंदा बहादुर कब से कब तक रहे? तो 1708 से 1716 तक रहे। ये एक अच्छे सेनापति थे। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम लक्ष्मण देव था, और एक नाम इनका गुरु बख्श सिंह था। 1716 ईस्वी में जो बंदा बहादुर था, 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर जो था उसने इनको फांसी पर लटका दिया। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुख सियर जो था उन्होंने इनको फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद बंदा बहादुर जो था वो यहाँ से उनका जो जीवन है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बंदा बहादुर से क्या क्या क्वेश्चन आया? बंदा बहादुर सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता, एक क्वेश्चन है। इनका ओरिजिनल नाम लक्ष्मण देव, इनका एक और नाम गुरु बख्श सिंह। इनको बंदा बहादुर कैसे नाम पड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनसे मुलाकात के बाद उनके शिष्य बनते हैं, और उन्होंने अपने आप को गुरु का शिष्य कहा था, ये गुरु का बंदा कहा था, इसलिए इनका नाम बंदा बहादुर पड़ता है। ठीक है, ये खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी, खालसा पंथ के आधार पर युद्ध करने में ये माहिर थे। तो ये आपका जो बंदा बहादुर है, ये यहाँ से जो क्वेश्चन आए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कोई गलती ना करेंगे। अब जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है, उसी बीच में पंजाब में शासन चलता है या पंजाब में विस्तारित होता है सिख जो धर्म है या सिख का जो क्षेत्र है वो विस्तारित होता है। उसमें एक नाम आता है राजा रणजीत सिंह का। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है आंग्ल सिख युद्ध, और बंदा बहादुर और राजा रणजीत सिंह, और इन दोनों से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों ने इतिहास में, जिनका इतिहास उन्होंने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जिस प्रकार से हमने हैदर अली को पढ़ा, जिस प्रकार से हमने मराठा शिवाजी को पढ़ा, उसी प्रकार से राजा रणजीत सिंह और बंदा बहादुर का नाम याद रखना। आधुनिक इतिहास में उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्र में बंदा बहादुर और राजा रणजीत सिंह का नाम बहुत चलता है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह ही वो राजा थे जिनके बाद पंजाब क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आया था। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने जब हैदर अली को हरा दिया, मराठाओं को हरा दिया और बंगाल पर सिराजुद्दौला और इन लोगों को हरा दिया, उसके बाद इन्होंने उत्तर भारत में अपना रुख किया। तो जब उत्तर भारत में इन्होंने अपना रुख किया तो वहां पर इनका सामना होता है राजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब में शासन कर रहे थे। तो राजा रणजीत सिंह का थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। राजा रणजीत सिंह का जन्म जो है 1780 में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था, इनके पिता का नाम महासिंह थे, और
राजा रणजीत सिंह के सामने ये चुनौती थी कि वो पंजाब का क्या करे, विस्तार करे। क्योंकि वो चाहते थे कि जो पंजाब है उसमें एक तरफ अफगान उनको परेशान करते थे, एक तरफ उनको मुगल परेशान करते थे, और एक तरफ से अंग्रेज आ गए थे। और एक तरफ से आपने देखा होगा कि जो ईरान का शासक था नादिर शाह, उसके बाद शाह शुजा आता है, तो ये लोग भी उसको क्या करते हैं, राजा रणजीत सिंह को परेशान करते हैं। तो चारों तरफ से घिरे हुए रहते, तो इसलिए ये अपने पंजाब क्षेत्र का भी क्या करते हैं, विस्तार करने की योजना बनाते हैं। उस विस्तार करने की योजना में एक बड़ी घटना होती है कि एक अफगानी शासक होता है, राजा रणजीत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, एक अफगानी शासक होता है जिसका नाम रहता है जमान शाह, है ना, जमन शाह करके नाम रहता है उसका। वो क्या करता है, वो चिनाब नदी के किनारे राजा रणजीत सिंह की युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आता है। तो चिनाब नदी में उसकी 12 तोपें गिर जाती है। जमान शाह अफगानी शासक होता है, राजा रणजीत सिंह के युद्ध के लिए वो आता रहता है। चिनाब नदी में उसकी 12 तोप जो है वो पानी में गिर जाती है। तो राजा रणजीत सिंह अपना बड़ा दिल दिखाकर उन 12 तोपों को वापस जमाल शाह को भेज देता है। जमाल शाह राजा रणजीत सिंह से प्रभावित हो जाते हैं और उन्होंने उनके सामने मतलब एक अपने प्रसन्न होने के लिए राजा रणजीत सिंह को बोला कि आप अपने क्षेत्र को लाहौर तक बढ़ा सकते हो। तो यहां से राजा रणजीत सिंह ने लाहौर तक अपने क्षेत्र का विस्तारित किया था। देखो घटना कैसे हुई थी, वो युद्ध के लिए आ रहा था जमाल शाह, उसकी 12 तोप चिनाब नदी में गिर गई। उन 12 तोपों को राजा रणजीत सिंह वापस कर देते हैं। जमाल शाह प्रसिद्ध हो जाता है और राजा रणजीत सिंह को ऑफर देता है कि लाहौर तक आप अपना क्या कर सकते हैं, क्षेत्र विस्तारित कर सकते हैं। तो लाहौर को राजा रणजीत सिंह अपनी राजनीतिक राजधानी बनाते हैं और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है कि राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? तो राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। दूसरी, राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो अमृतसर थी। ठीक है, ये याद रखना। सॉरी, राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। तो लाहौर तक विस्तारित क्षेत्र कैसे हुआ था? जमाल शाह के कारण हुआ। ठीक है, तो यहां से एक तो ये याद रखना। अब जब लाहौर तक रणजीत सिंह ने अपना विस्तार कर लिया, उसी समय अंग्रेजों की दृष्टि उत्तर भारत में पंजाब की ओर बढ़ गई। ठीक है, तो उत्तर भारत में अंग्रेजों से उनकी जब दृष्टि पड़ी और अंग्रेज जब उधर जाने की कोशिश की उन्होंने, तो 1809 में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई, जिसे 1809 की अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां से याद रखिएगा आप कि पहली संधि हुई थी पंजाब और अंग्रेजों के मध्य, वो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, उसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से आता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज वर्सेस राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, और अंग्रेज में भी उसमें मेटकाप करके अंग्रेज था, उसके मध्य हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर की संधि याद रखना 1809 में हुई थी। उसमें यह डिसाइड हुआ कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी के अंदर वाला पार्ट, मतलब उधर पाकिस्तान लाहौर वाला पार्ट जो है वो राजा रणजीत सिंह, और सतलज के नीचे वाला पार्ट जो है वो अंग्रेजों के पास रहेगा। ये है अमृतसर की संधि। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो अंग्रेज वर्सेस राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। अंग्रेज जो अमृतसर की संधि में क्या डिसाइड हुआ था? तो सतलज के अंदर वाला पार्ट, मतलब लाहौर अमृतसर वाला जो पार्ट है वो, मतलब नदी के ऊपर वाला भाग, उधर वाला भाग वो राजा रणजीत सिंह के पास रहेगा और उसका नीचे वाला भाग जो है वो अंग्रेजों के पास रहेगा, ऐसा उसमें डिसाइड हुआ। तो अमृतसर की संधि याद रखना है, राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। फिर इस स्थिति में धीरे धीरे रणजीत सिंह अपना शासन को विस्तारित करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पंजाब प्रांत में अंग्रेजों की जो तीव्र दृष्टि थी, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज पंजाब को हथियाना चाहते थे। उस दौरान रणजीत सिंह के बाद उनके जो वंशज आते हैं, जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य आया, उनके वंशज आए वो अयोग्य रहे, हैदर अली के वंशज आए वो अयोग्य रहे, मराठाओं के वंशज आए वो अयोग्य रहे और वो अंग्रेजों में मिलते गए। 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वंशज जो रहते हैं वो अपने क्षेत्र को बचा नहीं पाते हैं
और सबसे आखिरी में हम ये कहेंगे कि एक अल्प आयु शासक जिसे हम दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं, अल्प आयु में ही इनको शासक बना दिया जाता है। चूंकि अल्प आयु रहते हैं तो एक जिंदल करके जो महारानी थी वो संरक्षण के रूप में इनका शासन चलाती है, सुरक्षक के रूप में इनका शासन चलाती है। तो राजा दिलीप सिंह बनते हैं 1845 के आसपास, 1842 के आसपास, और ये अल्प आयु में शासक बनते हैं। तो उनकी संरक्षक नियुक्त होती है एक रानी जिंदल करके। रानी जिंदल इनकी संरक्षक नियुक्त होती है, लेकिन रानी जिंदल को अंग्रेज मतलब बहुत सारे षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन पर अनेक प्रकार से उनका क्या कर सकते हैं हम लोग, उनके शासन को हथियाने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। तो दिलीप सिंह अल्पायु शासक थे, उनको इतना मतलब उस समय इतना पता नहीं था, जिंदल जो रानी थी वही सब कुछ करती थी। उस बीच में आंग्ल और सिख युद्ध होते हैं, और आंग्ल और ये सिख युद्ध 2 युद्ध रहते हैं, याद रखिएगा। आंग्ल और सिख युद्ध 2 युद्ध होते हैं, जिसे हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों युद्ध के बाद अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पर पंजाब प्रांत पर अधिकार करते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध जब चल रहे थे उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर था, उस समय भारत का गवर्नर बन चुका था वो, जिसे हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेज गवर्नर था, और डलहौजी के बारे में आपने सुना होगा कि उसकी जो हड़प नीति थी, जिसे हम व्यक्तिगत या डॉक्ट्रिन की पॉलिसी बोलते हैं, उस विधि के तहत उसने पंजाब को कैसे हड़पा था। तो दिलीप सिंह जो था पंजाब का अंतिम शासक था, अल्पायु शासक था, लेकिन उसका संरक्षक जो जिंदल रानी थी उसके माध्यम से वो शासन कर रहे थे। तो आंग्ल सिख युद्ध के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो होता है 1845 से 1846, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 1846। इसके तहत 2 संधियां होती है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होते हैं उसके तहत 2 संधियां होती है। उसमें एक लाहौर की संधि होती है, वो भी 1846 में होती है, और एक बहरावल की संधि होती है, वो भी 1846 में होती है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। बहरावल की संधि कब हुई? 1846 में। फिर किसके मध्य हुई थी? तो राजा दिलीप सिंह वर्सेस अंग्रेजों, ये अंग्रेजों के मध्य हुई थी। राजा दिलीप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक है। अब इस संधि के तहत मतलब ये कह सकते हैं कि ये संधियां अंग्रेजों ने अपने इच्छा अनुसार, ये कह सकते हैं हम, अंग्रेजों के हिसाब से हुई थी। तो जो पंजाब का क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार करने के उद्देश्य से संधियां की थी। तो लाहौर की संधि 1846, याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, और बहरावल की संधि 1846 में। 2 संधियां हुई प्रथम युद्ध में। देखो जितने भी हम लोगों ने युद्ध पढ़े हैं, इन युद्धों में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं संधियां हुई है। उसमें संधियां इसलिए हुई है कि कोई सा क्षेत्र अगर जीत लिया है तो अंग्रेज वापस से एक कूटनीतिक चाल के तहत संधि कर लेते थे, या तो वापस दे देते थे, या कुछ क्षेत्र उनको क्या कर देते थे, वापस दे देते थे, या कुछ हरजाना घोषित कर देते थे। इस प्रकार से मैं इस पूरे युद्ध का एक ओवरव्यू वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा शॉर्ट, जिसमें सारे के सारे युद्ध रहेंगे। निश्चित रूप से मैं 1-2 दिन में उसको आपको जल्दी बताऊंगा कि उसमें जितने भी युद्ध हैं। तो एक बार हम सिर्फ इन युद्धों को एक बार डिटेल्स में पढ़ लें, फिर आपको मैं शॉर्ट में 10 से 15 मिनट में इन युद्ध के सन किन के मध्य हुए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 के मध्य हुए। इसके तहत 2 संधियां हुई थी, लाहौर की संधि 1846 और बहरावल की संधि 1846। अब जब इन संधियों का आपने देखा होगा, अगर अंग्रेज अधिकतर क्या करते हैं, संधियों को उल्लंघन करते हैं, इसलिए उस शासक को दूसरा युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो ऐसा ही दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसे हम 1848 से 1849 1 साल तक लगभग चलाया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है कि राजा दिलीप सिंह जो थे, राजा दिलीप सिंह जो कि वैसे भी अल्पायु थे, अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज में कौन, लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, पंजाब पर हड़प, उस पंजाब को हड़प लेता है। कुल मिला के है कि पंजाब में हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत क्यों क्या होता था, हड़प नीति के तहत ये होता था, अंग्रेज डलहौजी क्या करता था कि जब किसी शासक का अगला वंशज अगर नहीं होता था तो वो किसी को ना तो गोद लेने देता था, और ना ही मतलब किसी दूसरे को शासक बनाने देते थे। तो वो क्या करते, उस पर कूटनीतिक का आरोप लगाकर उस क्षेत्र को हड़प लेते थे, मतलब अपने राज्य में मिला लेते थे। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसमें पंजाब प्रांत जो थे उसको उन्होंने क्या कर लिया था, दिलीप सिंह से हड़प लिया था। तो 1848-1849 में जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उस समय
सिख राज्य जो था उसकी समाप्ति हुई और सिख राज्य की समाप्ति के बाद पंजाब प्रांत अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो यहां से याद रखना कि दूसरा सिख आंग्ल युद्ध, सिख साम्राज्य की समाप्ति कब हुई, तो 1849 में हुई। किस शासक के समय हुई, तो राजा दिलीप सिंह के समय हुई। किस नीति के तहत हुई, तो अंग्रेजों की हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत यह जो पंजाब राज्य है ये क्या हुआ, एक तरीके से अंग्रेजों में मिल गया। तो ये राजा रणजीत सिंह की कहानी थी। और जब 1849 में पंजाब प्रांत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो जो राजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह क्या करता है अपने पास, कोहिनूर राजा रणजीत सिंह के पास था, वो लॉर्ड डलहौजी लेकर क्या करता है, उसको राजा रणजीत सिंह उसको ब्रिटेन भेज देता है। और आज भी अगर देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह के द्वारा भेजा गया या राजा रणजीत सिंह के वंशजों के द्वारा, राजा दिलीप सिंह के द्वारा भेजा गया कोहिनूर हीरा जो है आज भी जो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा है उसके ताज में शोभा बढ़ा रहा है। तो इस कोहिनूर हीरे की कहानी आपने किस प्रकार से 1300 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसका सेनापति होता है, जिसे हम आपने देखा होगा जो पद्मावती के युद्ध में लड़ता है, वो गोलकुंडा की खदान से लेकर आता है, जीत कर लेकर आता है। फिर वो दिल्ली में घूमता है, दिल्ली के बाद वो पंजाब चला जाता है। नादिर शाह उसको 1840 में लूट कर ले जाता है, जो कि हम ये कह सकते हैं जो मुगल बादशाह होता है मोहम्मद शाह रंगीला, उससे लूट कर ले जाता है नादिर शाह। अब नादिर वो कोहिनूर हीरे की कहानी ऐसी है कि नादिर शाह जब इसको ईरान लूट कर लेके जाता है तो वहां का एक शासक होता है, उसका अगला वंशज जिसे शाह शुजा के नाम से जाना जाता है। शाह शुजा, याद रखिएगा इसको। तो शाह शुजा क्या करता है, नादिर शाह से शाह शुजा उस हीरो को लेकर रणजीत सिंह उसकी मदद करता है शाह शुजा की, इसलिए शाह शुजा वो हीरा लाके किसको दे देता है, रणजीत सिंह को दे देते हैं। लेकिन रणजीत सिंह तो उसको बचा के रखते हैं, लेकिन उसके अगले वंशज जिसमें दिलीप सिंह आते हैं, वो दिलीप सिंह जो है उस समय जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत वो कोहिनूर हीरा जो रहता है लॉर्ड डलहौजी लेकर ब्रिटेन पहुंचा देता है। और वर्तमान में भी वो ब्रिटेन के ताजपोश में अभी भी कोहिनूर हीरा वहां पर शोभा बढ़ा रहा है। तो कोहिनूर हीरा की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई, राजा रणजीत सिंह से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह को ही ईरानी शासक शाह शुजा जो रहता है वो कोहिनूर हीरा लाकर देते हैं। तो इस प्रकार आज की जो ये ओवरव्यू कहानी है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो दो चीजों पर है, एक तो बंदा बहादुर और दूसरी जो है वो है आपकी एक तरीके से राजा रणजीत सिंह। तो बड़ी क्लास नहीं थी, चैप्टर भी बड़ा नहीं था, लेकिन ये युद्ध इसके बीच में याद रखना, चूंकि हमारा चैप्टर चल रहा है अंग्रेजों की भारत विजय। अब यहाँ से जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से उनकी पॉलिसी शुरू होगी। तो जब उनकी पॉलिसी शुरू होगी तो उस पॉलिसी में आप देखना कि किस प्रकार से वो अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। लेकिन इस बीच में मैं आपको उनकी पॉलिसी से उस पॉलिसी के बारे में चैप्टर शुरू होगा और वो पॉलिसीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू करवा देता हूँ कि बंदा बहादुर और राजा रणजीत सिंह। तो बंदा बहादुर का जो क्षेत्र रहता 1708 से 1716 के मध्य ये एक सेना नायक के रूप में उभर कर आते हैं। उनका ओरिजिनल नाम जो रहता है लक्ष्मण देव रहता है। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में होता है। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता होते हैं, याद रखिएगा। इनका एक नाम गुरु बख्श सिंह भी होता है। फर्रुखसिया जो मुगल बादशाह होता है 1716 में इनको फांसी पर लटका देता है। ठीक है, इस प्रकार से जो राजनीतिक सिखों का पहला राजनीतिक नेता होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी बीच में राजा रणजीत सिंह का शासन आता है। राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह था और सिखों को क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए, मतलब सिखों के राज्य को स्थापित करने के लिए इनके पास बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ से मुगल अटैक करते थे, एक तरफ से ईरान नादिर शाह अटैक करते थे, कुछ लोग अफगानी अटैक करते थे, इधर अंग्रेज भी अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे, बढ़ाने के लिए इनको चुनौती दे रहे थे। तो उस समय राजा रणजीत सिंह जो रहते हैं, एक ऐसी घटना होती है जिससे इनका क्षेत्र विस्तारित होता है। उसमें जमाल शाह करके एक अफगानी शासक होता है, वो इनसे युद्ध लड़ने के लिए जब आता है तो चिनाब नदी पर 12 तोप उनकी गिर जाती है। तो उन 12 तोपों को राजा रणजीत सिंह क्या करता है, वापस कर देता। तो जमाल शाह उनसे प्रसिद्ध हो जाता है या उनके प्रति
एक तरीके से उनके ऋणी हो जाता है, तो जमाल साहब उनको लाहौर तक आने की परमिशन दे देते। तो लाहौर तक राजा रणजीत सिंह ने अपना क्षेत्र विस्तारित किया और अपनी राजनीतिक राजधानी जो थी उसे लाहौर को बनाया और अपनी धार्मिक राजधानी उन्होंने अमृतसर को बनाया। इसी बीच राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होती जिसे हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1809 में हुई थी। इस संधि के साथ सतलज के ऊपर वाला भाग राजा रणजीत सिंह के पास और नीचे वाला भाग अंग्रेजों को मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो शासन था वो शासन उनके वंशजों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। उसमें आखिरी वंशज जो रहता है वो राजा दिलीप सिंह रहते हैं और दिलीप सिंह के समय ही 2 युद्ध होते हैं जिसमें हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 2 संधियां हुई जिसे हम लाहौर की संधि और भिरावल की संधि कहते हैं, जो 1840 में हुई 46 में हुई थी। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 होते हैं, जिसमें सिख जो शासक था या सिख का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत पंजाब को अपने राज्य में मिला लेते हैं और दिलीप सिंह को लंदन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और जो महारानी जिंदल थी, मतलब उस समय की जो जिंदल थी, उनको 50,000 पाउंड की राशि देकर सिख जो शासक था उसको अपने इसमें मिला लेते हैं। तो दिलीप सिंह को तो भेज देते कम उम्र के थे तो पढ़ने, जिंदल को दे देते हो 50,000 पाउंड राशि और पंजाब को लॉर्ड डलहौजी हड़प कर अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, और कोहिनूर हीरा जो था जो कि राजा रणजीत सिंह के वंशजों के पास था उसको लंदन भेज देता है और वो लंदन में महारानी या महाराजा के ताजपोश के रूप में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आज का लेक्चर था वो सिर्फ 2 चैप्टरों पर आधारित था, बड़ा लेक्चर भी नहीं था। अब आगे हम अंग्रेजों की पॉलिसीज क्या क्या है उस आधार पे हम इसके क्रम में निरंतर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो मतलब यह जो क्लास अगर अच्छी लगी तो जरूर आप लाइक करिएगा। मैं इस वीडियो को YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर पूछें। हेलो रानी मैडम, सोफिया मैडम, जी सर। कोई क्वेश्चन वगैरह है? छोटा सा चैप्टर था, बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आते हैं इससे। जी सर। या फिर हम क्लास को समाप्त करें, क्योंकि क्लासेस जो रहेगी वो हम 30-30 मिनट की लेंगे तो उसमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या मैं क्लास को समाप्त कर सकता हूँ? सर ओके, यस सर। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।